माँ भारती के वीर सपूतों की बलिदानी को वो जगह नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। उनकी जगह आज़ादी का श्रेय अपने मत्थे उन्होंने मढ़ लिया जो शानदार महलों में बैठ के अंग्रेजी हुकूमत के चाटुकार थे और कुछ तोड़ मरोड़ के पेश किए गए अपने इतिहास पर अब तक वाहवाही लूटते आए हैं। और हम आज भी मानसिक गुलामी से ग्रसित होकर उन्हीं के इतिहास को पढ़ के गौरव की अनुभूति करते हैं। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट पीकर काल से कराल स्तंभों की को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूँ और फिर भी मैं जीवित हूँ। हारी मृत्यु है मैं नहीं। प्रखर राष्ट्रवादी वीर सावरकर जी के जन्मतिथि पर माँ भारती के वीर सपूत को बारंबार प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। आज माँ भारती के ऐसे वीर सपूत की कहानी में लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वामपंथ इतिहास के कारण उसको वो जगह ही नहीं मिली जो मिलना चाहिए था। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर, यह महज एक नाम नहीं है बल्कि संघर्ष की एक ऐसी गाथा है जिसका वर्णन शब्दों से परे है। जिस व्यक्ति ने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक काला पानी की सजा भुगती हो, आज उसे अपमानित किया जाता है। जिसने रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा नाना और वीर कुंवर जैसे वीरों की वीरता को दुनिया के सामने लाया हो, उसके योगदानों पर हंसा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू राष्ट्रवादी थे। सबसे पहले तो आप लोग जान जाइए कि ये काला पानी आखिर होता क्या है। बहुत से इतिहास के पन्नों में तमाम राजनेताओं को, तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को ये काला पानी की सज़ा सुनाई जाती थी। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि काला पानी की सज़ा जो अंग्रेजों के समय से अंग्रेज देते थे, काला पानी की सज़ा। काला पानी का मतलब ये है यातना, काला पानी मतलब नरक, काला पानी का मतलब क्रूर अत्याचार, काला पानी का मतलब 24 घंटे त्रासदी वाला जीवन। क्या ये सबके बस की बात थी? काला पानी में कक्ष कारागारों को सेल्यूलर जेल कहा जाता था। जो काला पानी में कारागार के कक्ष होते थे उसे सेल्यूलर जेल कहा जाता था। वहाँ कड़ा पुलिस पहरा होता था उस कक्ष के सामने, उसके आसपास। सावरकर अपनी पुस्तक, वीर सावरकर जी अपनी एक पुस्तक लिखते हैं काला पानी। इसमें उन्होंने इस काला पानी के नरक की यातना की जो विवेचना की है, जो वर्णन किया है, रूह कांप जाती है उसको पढ़ के, उसको सुन के। आखिर कितनी घोर अमानवीय कृत्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ होती थी उन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा। काला पानी की यह सजा अंडमान के जो सुंदर द्वीप पर ये अंग्रेजों का एक नरक था, अंग्रेज बनाए थे। यद्यपि काला पानी एक गद्य उपन्यास की तरह है जिसे सावरकर ने अपने जीवनी के रूप में नहीं लिखा है और इसके तमाम पात्र भी काल्पनिक है, लेकिन यातनाओं और जेल का जो वर्णन है वो समझने वाले समझ जाते हैं कि बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि इस पर फिल्म बनने वाली थी। सावरकर के पास ऑफर भी आया था कि फिल्म बनाया जाए। उनके निजी सचिव, सावरकर के सचिव बाल सावरकर लिखते हैं कि सुधीर फड़के इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, काला पानी पर। लेकिन उनकी मांग थी कि रफीउद्दीन नामक किरदार को बदल दिया जाए और उसकी जगह किसी हिंदू पात्र को दे दिया जाए। सावरकर को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो इस तरह एक मुसलमान की किरदार का नाम हिंदू करने की अनुमति कभी नहीं दे सकते। सावरकर ने कह दिया कि अगर उन लोगों को मुस्लिमों को शिष्ट और साधु प्रवृत्ति का दिखाने की इतनी भूल मची हो तो कोई एक नया किरदार गढ़ ले, लेकिन वो इस तरह से पहले से बने हुए किरदार का नाम में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दे सकते। आज भी बॉलीवुड का एक ट्रेंड है कि मुसलमानों को काफ़ी भोला भाला दिखाया जाता है, ऐसा चित्रित किया जाता है कि बड़े भोले भाले इंसान के रूप में, और वहीं पंडितों को, हिंदुओं को पाखंडी और तमाम तरह की चीज़ों के रूप में, एक पात्र के रूप में गढ़ दिया जाता है, मढ़ दिया जाता है, उनको पेश किया जाता है। ये एक सोचने की बात है। खैर, उन्होंने वहाँ की दयनीय स्थिति काला पानी की पूरी चित्रित किया है, वर्णन किया है कि आखिर कितनी अमानवीय कृत्य होती थी स्वतंत्रता
सेनानियों के ऊपर अंग्रेज कितने जुल्म ढाते थे, हमारे माँ भारती के वीर सपूतों के ऊपर कितनी अधिक यातनाएं उनको दी जाती थी, जानवरों से भी बदतर स्थिति होती थी। सावरकर जहाँ भी सावरकर की जो उसकी पूरी वर्णन किए हैं उस काला पानी में, वो सब कुछ वर्णन है जो सेलुलर जेल में होता था, उस अंडमान की जेल में होता था। खैर, आज काला पानी की जो बात है, वीर सावरकर उसका पूरा वर्णन करते हैं। वीर सावरकर ने जिक्र किया है कि जो इंसानों की जो स्थिति वो जानवरों से बदतर थी। अंग्रेज उनको कोल्हू की बैल की जगह जोतते थे और पाँव से चलने वाले कोल्हू में एक बड़ा सा डंडा लगा होता था। यानी जो कोल्हू का बैल आप लोग जानते होंगे, जैसे आप कभी गांव में जाएंगे तो कोल्हू जिसमें गन्ना पेरा जाता है, तो वहाँ पे बैल होते हैं, उसको पेरने का काम करते हैं। वहाँ पे इंसान पेरते थे, ऐसे कह सकते हैं कि एक रचना होती है उसकी लोहे की बनी हुई, उसमें गन्ना डाल के उसको पेरा जाता है, तो उसमें बैल हाँकने का काम करते हैं। तो वो जो हाँकने का काम बैल करते हैं, अभी तो गांव में बहुत कम हो गया, कहीं कहीं दिखता है, लेकिन आज़ादी के पहले और आज़ादी के कुछ साल बालों तक जो हमारी खेती होती थी वो बैलों के माध्यम से ही होती थी। कोल्हू बहुत से लोग समझते होंगे, बहुत से लोग समझते भी नहीं होंगे। खैर, सर्च करिएगा, नेट पर पूरी तरीके से उपलब्ध, मैं आपको बता भी दिया। तो जो बैल काम करते थे हाँकने का, वो काम मनुष्य करते थे, इंसान करते थे। सावरकर जी भी ने किया, हमारे देश के तमाम वीर सपूतों ने, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने वो काम किया है। बहुत दयनीय स्थिति है, पढ़ के बिल्कुल जहन में एक अजीब सा गुस्सा होता है, एक कह सकते हैं कि दिल रोता है, कलेजा रोता है। वैसे अगर बात करें तो नेहरू और गांधी का भी योगदान आज़ादी में है, लेकिन इन्हें कभी काला पानी की सज़ा हुई ही नहीं। लेकिन वास्तविक जो उनको इस तरह से पेश किया जाता है कि आज़ादी इन्हीं के कारण मिल गई। खैर, वो मुद्दा अलग है, उसकी भी एक मैं समय के साथ उनको भी लेके उनकी भी इतिहास को उजागर होऊंगा, उनके सभी तथ्यों को। आज बात हम वीर सावरकर जी की कर रहे हैं। वीर सावरकर की जो आप उन्होंने खुद बताया, उनकी खुद किताब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उनके खुद लिखे हुए किताब के पन्नों के आधार पर। 1857 के युद्ध, जैसा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध उसको नाम दिया गया था, उसमें उन्होंने बताया कि जो उस तमाम उनके साथ बंद थे कैदी, वो काफ़ी वृद्ध भी हो चुके थे और वो बुढ़ापा काटने की सज़ा के बाद वहीं बस भी गए थे। ऐसे देशभक्तों ने सावरकर से संपर्क किया जब सावरकर जी वहाँ गए, और सावरकर जी उन लोगों को प्रेरित किया अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। भले काला पानी में सावरकर ने काल्पनिक पात्र गढ़े हों, लेकिन वो सभी पात्र वास्तविक पात्रों से ही प्रेरित हैं। उनके नाम बदले हुए थे। अंडमान में कई छटे हुए बदमाश भी थे जिनका जिक्र किया गया है। सावरकर अपनी एक अन्य पुस्तक मेरा आजीवन कारावास में लिखते हैं कि उन्हें भी कोल्हू के बैल का काम दिया गया था। उनसे पहले उनसे छिलका कुटवाने का काम लिया जाता था। अचानक एक दिन अंग्रेजों ने कहा कि ये करते करते उनके हाथ कठोर हो गए होंगे, इसलिए अब उन्हें कोल्हू वाला काम दिया जाए। सिर चकरा जाता था, लंगोटी पहन के कोल्हू से काम किया जाता था। वो दिन ब दिन शरीर थक गई थी। और सावरकर जी लिखते हैं कि एक समय तो स्थिति ऐसी हो गई, शरीर इतना, मन और शरीर मतलब भविष्य बिल्कुल अंधकार में। आखिर भविष्य हो ही क्या सकता है? हम जिस काम के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे, हम तो यहाँ पे आके बंद हो चुके हैं, तो मेरा भविष्य ही क्या होगा? किस आधार पर मैं अपने भविष्य की एक नई दिशा में, एक नई ऊर्जा के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए फिर से अपने आप को मजबूत करूं? तो ये मन में आया कि मैं अब आत्महत्या कर लेता हूं। फिर काफ़ी दिन तक वो सोचे, और एक जगह थी जहाँ से हमारे वीर सैनिक लटक के आत्महत्या करते थे, उस जगह को कई दिनों तक उन्होंने देखा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ये खिड़की जो थी, देखने के बाद, अब सोचने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि नहीं। और उनके साथ ऐसे कई थे, कई माँ भारती के वीर सपूत थे जो चाहते थे कि हम आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए, लेकिन सबको उन्होंने संगठित किया और कहा कि नहीं, एक संगठन बनाया और संगठन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। बंदियों को उन्होंने शिक्षित किया और देश प्रेम सिखाया।
अंग्रेज उन्हें बाकी बंदियों से दूर रखना चाहते थे। उन्हें बाद में रस्सी बांटने का काम कर दे दिया गया। जब अंग्रेज देखे कि ये तो भड़का रहे हैं तो पूरी स्थिति बदल जाएगी, तो कहीं विद्रोह ना हो जाए, जन विद्रोह ना हो जाए, कैदी विद्रोह ना कर दें, तो सावरकर जी को रस्सी काटने का काम दे दिया। कोल्हू के बैल का काम छोड़ दिया गया। वहाँ पे सावरकर जी बोलते हैं कि उन्होंने लिखा था, अंग्रेजों के भय को दिनकरार करके उन्होंने बड़ा अब सबका परिचय लिया। उसी समय उन्होंने उन सभी से कहा था जो उनके साथ के थे, देखना एक दिन जब भारत आज़ाद होगा तो इसी जेल से हम सबके पुतले लगे होंगे। सावरकर ने कहा था, वो लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ। आज भले ही पूरे विश्व में हमारा अपमान हो रहा हो, लेकिन देखना एक दिन यही एक तीर्थस्थल बन जाएगा और लोग कहेंगे कि देखो यहाँ हिंदुस्तानी कैदी रहा करते थे, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। आज वो कमरा किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है जहाँ सावरकर रहा करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ जाकर काफ़ी देर तक ध्यान किया था। सेल्यूलर जेल में सावरकर की प्रतिमा लगी हुई है। वहाँ लोग जाते ही अभिभूत हो जाते हैं और सावरकर के त्याग को याद करते हैं। पोर्ट ब्लेयर विमान क्षेत्र का नाम ही वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सावरकर का सपना तभी पूर्णतया सच होगा जब हिंदुओं के भीतर जागृति आएगी और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे सावरकर को ठीक ठीक से समझने की जरूरत है। आज सावरकर के बलिदानों को आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, माफ करिएगा, सुने होंगे। सुन के आपको लगा होगा कि हमारे देश के ऐसे वीर सपूत हैं, ऐसे तमाम वीर सपूत हैं जिनकी इतिहास को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उस काला पानी की जेल की तरह ही आज़ादी के बाद बंद कर दिया गया, खुल के सामने आया ही नहीं। और आज़ादी के नाम, आज़ादी उनके नाम लिख दी गई जिनका योगदान बहुत मामूली था। खैर, कहीं ना कहीं वो जो वामपंथ की इतिहास है उसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं। हमारी जैसे तमाम युवा और आने वाली पीढ़ियां अगर इस शैक्षिक पाठ्यक्रम नहीं बदला गया, वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को नहीं पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, तो मानसिक रूप से हम न जाने अभी 70 ही साल नहीं, न जाने आगे कितने और साल गुलाम रहेंगे। समय है परिवर्तन का, वीर सपूतों के इतिहास के जानने का। आखिर हम किस बिहार पर अकबर महान को पढ़ते आए हैं? वो तो एक आक्रांता था। आक्रांता का कोई अपना इतिहास होता है? वो वीर कैसे हो सकता है? देश लूटने के लिए ही तो मुगल आए थे। लेकिन यही वामपंथ की अपनी एक उपज रही है और सरकार कहीं ना कहीं वामपंथ का इसलिए साथ दी कि वामपंथ उसके काले कारनामे को हम लोग के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने उजागर ना कर दे। सोचने वाली बात है। और हमको मूल जो हमारा यथार्थ इतिहास है उसके प्रति आप लोगों को, युवा, आने वाली समाज को, आने वाली युवा पीढ़ी को, हमको, आपको सुनने, जानने, देखने की ज़रूरत है। तो जितना हो सके लाइक, शेयर, कमेंट करें और देश हित के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इससे एक मनोबल मिलता है। आप भी सच्चे देशभक्ति हैं, सच्चे देश प्रेमी हैं, तो जय हिंद, जय भारत लिखने में कोई हर्ज नहीं जाता है। लेकर आएंगे कभी वामपंथ की उस काले कारनामे को भी और अन्य जो उनके काले कारनामे को भी जो आज तक आप लोगों के सामने नहीं आ पाया किसी कारणवश, जो कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए चिंता का विषय बना है और बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आने वाली हमारी युवा पीढ़ी वही नहीं, मैं नहीं चाहता वही पढ़े जो हम पढ़ के बड़े हुए हैं। और बाद में सच्चाई पढ़ने के बाद एक कह सकते हैं कि दम्भ भरे दिमाग में, उनसे नफरत हो जाए जिनकी थोड़ी सी भी आज़ादी में सहयोग है। तो अभी के लिए बस उतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।